आपके सामने एक एग्जाम्पल बना दी गई है ना इमरान रियाज खान की, उसको उठाया गया, अदालतों ने कहा पेश करो, पेश नहीं किया गया। अब जब उसको छोड़ा गया तो उसकी जुबान ही बंद हो गई है। तो आप ये चीज जहन में रखें कि आपकी जिंदगी खतरे में है। लिहाजा अगर आप मरने के शौक में मुब्तला हैं तो वेलकम, गद्दार बनने का शौक है तो वेलकम, आइए और मिलके जद्दोजहद करते हैं। और जिन लोगों ने पाकिस्तान को अपनी अपनी अनाओं का गुलाम बना रखा है, आइए मिलके उनके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं। मुझे ये लग रहा है कि जिस चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ वो चैनल एक खास सियासी जमात को सपोर्ट कर रहा है। हम पाबंदियों का शिकार रहे। तो 20 साल मैंने जियो में ही हुआ, तो 20 साल जियो में ख्वाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या परवेज मुशर्रफ की हुकूमत हो, मेरे लिए तो मामला जो है वो सख्त ही रहते हैं। मुझे क्या फायदा जियो पे रहने का अगर जियो के ताल्लुकात नून लीग से बड़े अच्छे होते हैं। जब मैं नौकरी से निकला तो उन्होंने मुझे खुद बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में मुझे अगवा कर लिया गया और मैंने मार वार खाई एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान रियाज खान की पॉडकास्ट के बाद सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने तमाम सहाफ़ियों को मिलकर आज़ादी की जंग लड़ने का बोला है और उन्होंने बताया है कि कैसे सब सहाफ़ियों की आवाज़ों को दबाया जा रहा है और कैसे उन पे दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी आवाज़ बुलंद ना कर सकें। आइए नाजरीन, सबसे पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर उसके ऊपर तबसरा करेंगे। उसका कौन हामी है और उसका कौन हामी नहीं है। सहाबी का मसला यह है कि उसको सिर्फ हमेशा सही बात करनी चाहिए, वह कोई उससे नाराज हो या खुश हो। मैं साफ सी बात कहूंगा कि पहले जब नौजवान सहाफी मुझसे पूछते थे जी कि आपका क्या ख्याल है कि हमें इस पेशे में रहना चाहिए, मुझसे स्टूडेंट्स पूछते थे हम सहाफी बन जाएं, तो मैं कहता हाँ बिल्कुल बने, बिल्कुल आपको सहाफी बनना चाहिए। अब मैं पिछले कुछ सालों से जरा मोहतात हो गया हूँ। उसकी वजह यह है कि मैंने ये महसूस किया कि मैंने गलत एडवाइस दी कुछ लोगों को और वो अगवा हुए और उनको शहीद कर दिया गया। अगर तो आपने पाकिस्तान में वाकई सच्ची और हकीकी सहाफत करनी है तो आप ये चीज जहन में रखें कि आपकी जिंदगी खतरे में है। अगर मरने का शौक है आपको, सहाफी बन जाए। तो इसलिए आपने अगर सहाफत करनी है तो इस चीज को जहन में रखें कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ हुकूमतों ने ऐसे बहुत से कवानीन बना दिए हैं कि अगर आप किसी टीवी चैनल पे नहीं हैं, आप किसी अखबार में नहीं हैं और आप डिजिटल मीडिया से वाबस्ता हैं, आपने एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं या आप अपना पॉडकास्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में एक कानून है टीका लॉ, 2016 में नवाज शरीफ की हुकूमत लेके आई थी। इस कानून के तहत अगर हुकूमत आपसे नाराज हो गई तो वो FIA के जरिए आपको नोटिस देगी और आप पे FIR काटेगी और आपको गिरफ्तार कर लेगी। जब ये कानून आ रहा था तो उस वक्त की हुकूमत को हमने कहा था कि ये कानून सही नहीं है, आप ये गलत कर रहे हैं और ये कानून एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा। वैसा ही हुआ और वो कानून फिर बाद में मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हुआ। तो अभी भी पाकिस्तान में आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे कवानीन मौजूद हैं कि आप एक सच्ची सहाफत करना चाह रहे हैं, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं जवाब दे रहा हूँ, या आप अपने किसी यूट्यूब चैनल पे सच्ची बात कर रहे हैं तो आप पे मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो कहेंगे जी लॉ ऑफ द लैंड है, मुल्क का कानून है, आप मुल्की कानून की खिलाफवर्जी कैसे कर सकते हैं। लेकिन मुल्की कानून बनाया गया है इसलिए कि सच की आवाज को दबाया जा सके। इतना आसान नहीं है। हाँ, अगर आपने कोई हंसी मजाक का प्रोग्राम करना है या कोई मजाहिया काम करना है, जुगते मारनी है आपने, तो वो आप यूट्यूब चैनल बनाएंगे, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन उसमें भी अगर आप हुक्मरान तबके पे जुगते मारेंगे तो फिर आपकी पकड़ बड़ी आसानी से हो जाएगी। इसलिए ये मैंने सीधी सी बात की है, कोई इतनी आसान नहीं है पाकिस्तान में सहाफत, ना अखबार में, ना टीवी चैनल में, ना डिजिटल मीडिया पे, ना यूट्यूब चैनल, कहीं पे भी आसान नहीं है। किसी ने भी अगर आपकी आवाज दबानी है तो वो उसके लिए कानून उन्होंने बना के रखे हुए हैं, वो आपकी आवाज दबा सकते हैं। लिहाजा अगर आप मरने के शौक में मुब्तला हैं तो वेलकम, गद्दार बनने का शौक है तो वेलकम, आइए और मिलके जद्दोजहद करते हैं। और जिन लोगों ने पाकिस्तान को अपनी अपनी अनाओं का गुलाम बना रखा है, आइए मिलके उनके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं। लेकिन दोबारा बार बार कह रहा हूँ, गोली खाने के लिए तैयार रहिएगा। मुझे ये लग रहा है कि जिस चैनल पे मैं काम कर रहा हूँ वो चैनल एक खास सियासी जमात को सपोर्ट कर रहा है। तो मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं भी अंधाधुंध उस सियासी जमात की तर्जुमानी शुरू कर दूं जी। दूसरा रास्ता यह है कि अगर मैं अपने आप को सहाफी समझता हूँ जी, तो मेरे पास जितनी भी स्पेस मौजूद है, जितनी मेरी कैपेसिटी है जी, तो मैं उस कैपेसिटी में कोशिश करूं कि मैं उस सियासी जमात की तर्जुमानी ना करूं। वो सियासी जमात अगर कोई अच्छा काम करती है तो मैं उसको सपोर्ट जरूर करूं, लेकिन अगर वो कोई बुरा काम करेगी तो मैं उसको तनकीद का निशाना भी बनाऊंगा। ये काम मैं कर रहा हूं यहाँ बैठ के। जब मैं 1994 में पहली दफा नौकरी से निकला, मुझे जंग अखबार से निकाला गया, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने मेरे हक में बड़ी आवाज बुलंद की और उन्होंने कहा कि देखा कितना जबरदस्त साफी है,
इसने सच बोला, आसिफ जरदारी के खिलाफ इसको नौकरी से निकाल दिया। 3-4 साल के बाद 1997 में जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो उन्होंने मुझे खुद बुला के प्राइम मिनिस्टर हाउस में मेरी एक तहरीर पे एतराज किया और कहा कि ये अखबार आप छोड़ दें, और मुझे पता है कि आप ऐसे नहीं हैं, ये आपके अखबार के मालिक ने आपको कहा होगा, तो उसको तो मैं डालूंगा जेल में, ठीक है, लेकिन आप ये अखबार छोड़ दें। तो मैंने वो अखबार नहीं छोड़ा तो वो मालिक साहब जेल में चले गए। जेल से उन्होंने मुझे फोन किया कि प्लीज आप मेरा अखबार छोड़ दें, तो मैं छोड़ने पे मजबूर हो गया ताकि वो जेल से छूट जाएं। जी, ठीक है। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब का दौर आ गया, तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी हम पाबंदियों का शिकार रहे, और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी आई 2008 में, फिर पाबंदी लग गई। फिर नवाज शरीफ साहब आए, 2-3 दफा आए, हर दौर में उनकी हुकूमत के साथ मेरे मामलात अच्छे नहीं होते। सही। इससे आप अंदाजा लगा लेना कि 2002 से लेके तो तकरीबन 20 साल हो गए। तो 20 साल मैंने जियो में ही हुआ जी। तो 20 साल जियो में ख्वाह पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो या परवेज मुशर्रफ की हुकूमत हो, मेरे लिए तो मामलात जो हैं वो सख्त ही रहते हैं। मुझे क्या फायदा सही जियो पे रहने का अगर जियो के आपके ख्याल में ताल्लुकात नून लीग से बड़े अच्छे होते हैं। तो नून लीग के दौर में तो मेरे साथ जो है वो हालात ठीक नहीं होते मेरे। ये बात दुरुस्त है कि मेरे वालिद मरहूम ने मुझे ये नसीहत की थी कि बेटा ये सहाफ़त पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम है, तो आप सहाफ़ी बनने का ख्याल छोड़ दें। लेकिन ये हुआ कि जब उनका इंतकाल हो गया 1987 में, तो फिर मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। तो एक दिन जंग अखबार में इश्तिहार छपा, ज़रूरत बराए सब एडिटर्स। तो मैंने वैसे ही बीए का मेरा रिजल्ट आ चुका था, तो मैंने अप्लाई कर दिया, रिजल्ट कार्ड लगाया। अभी डिग्री नहीं मिली थी, रिजल्ट कार्ड मैंने साथ लगाया, और साथ में जो मेरे मज़ामीन मुख्तलिफ उर्दू और अंग्रेजी अखबारात में शाया हो चुके थे, तो वो भी मैंने उनकी फ़ोटो कापियाँ भी साथ लगा दी। तो मुझे बुला लिया गया इंटरव्यू के लिए। तो मेरा जो रिटन टेस्ट था, मुझे याद है कि ट्रांसलेशन मुझसे उन्होंने करवाई, कोई तर्जमा करवाया, उन्होंने तर्जमा कर दिया। तो फिर मेरा इंटरव्यू किया ज़िया शाहिद साहब ने। तो जब मैं इंटरव्यू के वक्त उनके सामने पेश हुआ, तो उन्होंने जब मेरे मुख्तलिफ आर्टिकल्स देखे, उन्होंने कहा आपकी तहरीरें जंग के अदालती सफ़े पे शाया होती रही हैं। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, तो आपकी तो उम्र बहुत कम है। मैंने कहा जी, मैं तो जब 4th-5वीं जमात में था तब से मैं अखबारों में लिख रहा हूँ। तो उन्होंने ना मेरा जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट था वो देखा, उस पर जब उन्होंने मेरी वल्दियत पढ़ी तो मैंने महसूस किया कि उनका रवैया अचानक बदल गया। वो भी पोलराइजेशन का जमाना, और वो जनरल ज़िया हक के हामी थे, और मेरे वालिद साहब जनरल ज़िया हक के बहुत मुखालिफ। उन्होंने फिर मेरे साथ उनका लव लहजा थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया, और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे सवालात किए जिनका जवाब देना मेरे लिए काफी मुश्किल था। आपकी सियासी वाबस्तगी क्या है, आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो नहीं है, आप ये तो नहीं करेंगे, आप वो तो नहीं करेंगे। और वो मेरी जो फाइल थी वो चली गई एडमिनिस्ट्रेशन के पास, अजमल तौफीक साहब के पास। मुझे नहीं पता उस पर क्या लिख। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया। उन्होंने कहा कि आप हमें लिख के दें कि आप सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं होंगे। मैंने कहा जी, मैं तो सियासी सरगर्मियों में, जारी बात है, जब मैं नौकरी करूंगा तो मैं किस तरह सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हो सकता हूँ। तो बहरहाल उसके बाद फिर मुझे उधर अप्रेंटिस की जॉब मिल गई, और फिर जब मैंने काम शुरू किया तो वही ज़िया शाहिद साहब जिनके साथ मेरा पहला तजर्बा खुशगवार नहीं था, तो फिर उनके साथ मेरे ताल्लुकात बड़े अच्छे हो गए। नजरियाती इख्तलाफ बरकरार रहा, लेकिन बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बन गया, और मैंने उनसे बहुत सीखा। तो उसके बाद फिर 1990 में एक वाकया ऐसा पेश आया कि मुझे अगवा कर लिया गया, और मैंने मार वार खाई एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथों। घर पहुंचा और मैंने वालिदा से कहा कि अबू सही कहते थे, मुझे ये सहाफत में नहीं आना चाहिए था। फिर मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि अब तुम एक दफा आ गए हो तो अब तुम छोड़ नहीं सकते। तो मैं 1990 में इसको छोड़ने लगा था। अच्छा। लेकिन वालदा का हुक्म था कि अब नहीं छोड़ना, इसलिए नहीं छोड़ा। लेकिन जब मेरा बरखुरदार जो है वो इस तरफ आना चाह रहा था तो उसको मैंने मना किया। और मेरे घर की तरबियत ऐसी है कि जो बेटे हैं उन पे बाप हुक्म चला लेता है, लेकिन जब मेरी बेटी जो है उसने मीडिया की तालीम हासिल करना शुरू करी तो उसको मैं नहीं रोक सका, क्योंकि ये मेरे घर की तरबियत है कि हमारे खानदान में औरतों पे हुक्म नहीं चलाया जाता। तो उसने भी बाप की जो नरमी है उसका फायदा उठाया। तो वो मीडिया को पढ़ रही है, लेकिन बेटा जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सहाफत में नहीं आया। नाज़रीन, हामिद मीर की इस बात से मैं तो 100% इत्तिफाक करता हूँ, क्योंकि आजकल के दौर में सहाफ़ी बनना एक नहायत ही मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि हक बात पे डटे रहना
नहायत ही मुश्किल काम है। इसकी मिसाल आप अरशद शरीफ के वाक़या से भी ले सकते हैं, कैसे वो हक और सच पे डटे रहे और उन्होंने किसी किस्म का लफाफा कबूल नहीं किया, और आप देख सकते हैं कि एट द एंड उनको फिर क्या खमियाजा भुगतना पड़ा। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।